बेराट सभ्यता संस्कृति देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये कहाँ स्थित है, अन्य कंपैरेटिवली सभ्यताओं से कहाँ कहाँ है। जयपुर में ये दो सभ्यता हैं, बेराट और जोधपुरा। उसके आसपास आगे हम पढ़ेंगे ये सुनारी, नौ, गणेश्वर पढ़ चुके हैं, सोती संस्कृति पढ़ चुके हैं, रेंडेर बागोर। तो आज हम पढ़ेंगे बेराट संस्कृति। देखते हैं कि उत्खननकर्ता कौन कौन थे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोई विशिष्ट व्यक्ति ही इसका उत्खनन करता क्यों है, अन्य व्यक्ति क्यों नहीं है। जब परीक्षा में विभिन्न सभ्यताओं से जुड़े हुए उत्खननकर्ता आए तो उसको ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करना है और किसी विशिष्ट सभ्यता से जुड़े हुए विशिष्ट व्यक्तियों को कैसे याद रखें। सबसे पहले इसका उत्खनन, जो सबसे पहले इसको लाइमलाइट में लेके आया था, उसका नाम था कैप्टन बर्ट, 1857 में। इस समय इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, उसका ये अधिकारी था कैप्टन बर्ड। उसने वहाँ पर चट्टानों और गुफाओं में मौर्यकालीन एक अशोक के अभिलेख की खोज की, जिसे हम बाबरू का अभिलेख कहते हैं आज। तो सवाल उठता है कि ये अंग्रेज अधिकारी को ऐसा क्या सूझा भारतीय सभ्यताओं को खोजने के लिए। एक्चुअली ये आर्कियोलॉजिस्ट या हिस्टोरियन था ही नहीं, ये एक इंजीनियर था बंगाल में। चूँकि पहले प्राच्यवादी धारा चल चुकी थी, जिसके तहत अनेक से विद्वानों ने भारतीय साहित्य और पुरातत्व पर प्रकाश डालने का प्रयास किया। एक कारण तो ये था कि जो आर्यन नस्ल थी, नरजातीय समूह, उससे जुड़ा होने का प्रमाण प्राप्त हुए थे भाषा के आधार पर। और दूसरा एक ये है कि कल्चरल कनेक्शन, यहाँ प्रशासन करना है तो यहाँ की कल्चर को जानना ज़रूरी था। उस ज़रूरत के हिसाब से भी गवर्नर जनरल ने भी प्राच्यवाद को बढ़ावा दिया ताकि टेक्स्ट को जाना जा सके। उसी धारा में ये जो इंजीनियर था, इंजीनियरिंग के अतिरिक्त इसको हिस्ट्री की थोड़ी रुचि थी, तो ये अपने खाली टाइम में निकल पड़ता था, देखता था। और वहीं उसे ये बाबरू का शिलालेख मिला पहाड़ी पे। और इसी के समकालीन वो जेम्स प्रिंसेप था, जिसने सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। ब्राह्मी लिपि मौर्यकालीन और अशोक अभिलेखों को जानने का प्राइमरी सोर्स थी। तो सबसे पहले कैप्टन बर्ट का नाम इसलिए आया क्योंकि वो एक इंजीनियर था, टहलने निकला था, हिस्ट्री में रुचि थी, प्राच्यवादी धारा बह चुकी थी और उसी धारा में उसने सबसे पहले बाबरू के शिलालेख की चट्टानों में खोज की। फिर जब बहुत सारे स्थानों पर पुरातात्विक साक्ष्य मिलने लगे, भारत की संस्कृति की डेप्थ की अधिक विश्वसनीय ढंग से अंग्रेज अधिकारी को पता चलने लगा, तो कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की 1861 में। इसलिए उसको भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। यह भी एक अंग्रेज अधिकारी था, इसकी रुचि थी पुरातत्व विभाग में। हालांकि था यही इंजीनियरी, लेकिन उसको इस तरीके की थोड़ी किसी किसी को इंटरेस्ट होता है आर्कियोलॉजी में, क्या क्या चीज़ें। तो उसने एक स्ट्रेटेजी अपनाई कि जो भी स्थान वेनसांग और फाहियान ने अपने टेक्स्ट में वर्णित किया है, तो वो टेक्स्ट उनके दौर में एग्जिस्ट रहे होंगे, तभी उन्होंने टेक्स्ट में लिखा था। तो उसको वेरीफाई करने के लिए उन्होंने दोनों किताबों को सामने रखा, जो भी स्थान उसको हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन उस दोनों किताबों में था, उनको खोजना चालू कर दिया। पूरे पैन इंडिया में उन्होंने जहाँ विशेष रूप से इन्होंने सबसे ज़्यादा बौद्ध स्थलों का उल्लेख किया था, तो उन्होंने उसी दिशा में इनको एक तरह से प्रकाश स्तंभ की तरह रखा दोनों को, और उन्होंने वहाँ जगह का अवलोकन करना चालू कर दिया। और इसके लिए उसने ये जो कर्लाइल था, एक अन्य अधिकारी, वो इसका असिस्टेंट था, इसको राजस्थान की जिम्मेदारी दी गई। जब इसको राजस्थान की जिम्मेदारी दी गई तो राजस्थान में वेनसांग ने भीनमाल को पीलो मोलो के रूप में वर्णन किया था। और इस पीलो मोलो के पास में ही राजस्थान में ही मत्स्य नामक स्थान का भी एक बड़ा राज्य होने और उल्लेख इसमें किया गया था।
तो ये पीलो मोलो और मत्स्य जनपद दोनों की यात्रा के लिए जिस प्रकार की जिम्मेदारी कनिंगम के असिस्टेंट कार्लाइल को दी गई थी राजस्थान में, वो उन चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए भ्रमण करने आया हुआ था। और उसी दौरान उसने, चूँकि वेनसांग और उन्होंने ज़्यादातर बौद्ध स्थलों का ही वर्णन किया था, तो बौद्ध स्थल पर ये खोजते खोजते भीमसेन की पहाड़ी पर आया और वहाँ पे इसको अशोक का दूसरा अभिलेख मिला। तो 1837 के बाद 1872 घटनाक्रम कनिंगम, ये बेहतर बाद में क्यों है, क्योंकि 1861 में कनिंगम ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कर दी थी। उसके बाद ही आर्कियोलॉजिकल रिसर्च बढ़ा। उसके बाद इसने कार्लाइल को भेजा, फिर वो रिसर्च करता गया। अशोक के अभिलेख क्यों मिले, क्योंकि ये वेनसांग और फाहियान को फॉलो कर रहे थे, तो या तो मौर्यकालीन और ऐसे अवशेष ही मिलने की संभावना ज़्यादा थी जो बौद्ध से जुड़े हुए थे। और अशोक के अभिलेख और बौद्ध के अवशेष दोनों एकदम इंटरलिंक्ड है। तो इसीलिए उन्होंने भीमसेन की पहाड़ी में दूसरा अभिलेख ढूंढा और 1861 के बाद 1872 में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये वाली डेट फिट बैठती है। तो इस तरह से पहला प्रयास कैप्टन बर्ट का हो गया, दूसरा कार्लाइल का हो गया, कनिंगम ने इसकी पुष्टि कर दी। उसके बाद एक बड़े अंतराल के बाद, ये दोनों घटनाक्रम होने के बाद 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना करने के बाद धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार ने भारतीय स्थलों के उत्खनन के लिए बजट भी बढ़ाया। एक्सप्लोरेशन भी बहुत तेज़ हो गया। 1921 के आसपास प्रोमिनेंट साइट हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के भी उत्खनन किया गया। फिर जब वहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स मिले तो इन्होंने अन्य स्थलों का भी उत्खनन करने के लिए इंडियन आर्कोलॉजिस्ट को हायर और नौकरी पर रखने लगे। ये दयाराम साहनी इसमें शामिल था, तो इसका एक्सपीरियंस था। तो फिर अन्य साइट्स का उत्खनन करने के लिए दयाराम साहनी को अन्य तरीके की साइट्स के लिए इन्होंने अपॉइंट भी किया। तो फिर उस समय जो प्राथमिकताएं थी उत्खनन की, उस प्राथमिकता में सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्थल थे। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्थल मिलने लगे, तो फिर ये देखने लगे कि कौन कौन से ऐसे अभी वर्तमान में अवशेष है जो या तो ऊपर ही है और भारत के प्राचीनतम, हाल के प्राचीनतम इतिहास को अभिव्यक्त करते हैं। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण, हाल के अभिलेखों में सबसे महत्वपूर्ण अवशेष थे अशोक, क्योंकि अशोक के कई अभिलेख कई स्थानों पर मिल रहे थे। ऐसे में ये बहुत ही डेंस साइट थी बैराट वाली, क्योंकि ये कल्चरल इवोल्यूशन एक बहुत लंबा पीरियड था। पहले पूरा पाषाणिक काल से, मध्य पाषाण से नियोलिथिक, चालकोलिथिक, उसके बाद लोह युग, वैदिक पीरियड से लेके जनपद काल, महाजनपद काल, मौर्य काल से होते हुए एक लंबा हिस्टोरिकल कल्चरल इवोल्यूशन था। इसलिए फिर उस समय के भारतीयों में से सबसे बेहतरीन एक्सपर्ट दयाराम साहनी ने, चूँकि उनको 1921 में हड़प्पा में सफलता मिल चुकी थी, इसलिए उन्होंने यहाँ आए और उन्होंने ये पुष्टि की कुछ नई चीज़ें इनको एक्सप्लोर करने के लिए मिली। पहले तो इन्होंने कहा कि आदि मानव का यह निवास था। कुल मिला के उन्होंने ये पुष्टि की कि भाई यहाँ पे पूरा पाषाण काल से ही मानव रहा है। तो कल्चरल साइट की हिस्टोरिकल लॉन्गलेस को इन्होंने स्थापित किया। दूसरी चीज़ है कि जो इन्होंने कहा कि बौद्ध भिक्षु के बाद, उसके बाद पहले आदि मानव रहते थे, उसके बाद वहाँ बौद्ध भिक्षु रहने लगे, क्योंकि वहाँ पर गोल बौद्ध मंदिर की खोज भी उन्होंने 1937 के आसपास की थी। तो ये गोल बौद्ध मंदिर जो आगे जाके उसके बहुत एविडेंस मिलेंगे, आज भी वहाँ पर पुरातत्व अवशेष के रूप में है। तो इसकी सबसे पहले पुष्टि 1937 में दयाराम साहनी साहब ने की थी। और दयाराम साहनी ने ही क्यों उत्खनन किया, क्योंकि ये हाल ही के सोर्स में सबसे महत्वपूर्ण स्थल था। और उस समय अवेलेबल टैलेंट पूल के हिसाब से 1921 में हड़प्पा उत्खनन का एक्सपीरियंस के साथ जॉन मार्शल के नेतृत्व में होने वाले अन्य उत्खननों में एएसआई में भारतीयों में से शीर्ष अधिकारी थे, जिसकी वजह से इनका चुनाव यहाँ किया गया। तो अभी तक 3 व्यक्ति इससे जुड़े हुए हो चुके हैं। एक कैप्टन बर्ट,
2 कार्लाइल, पुष्टि के लिए कनिंगम, और 3 दयाराम साहनी। अब अपन आगे देखते हैं कि आज़ादी के बाद चीज़ें कैसे बदली। ये था उत्खनन का आज़ादी से। ये दयाराम साहनी साहब की पिक्चर है याद करने के लिए। यह उस समय के एंशिएंट टाइम में जो भी टेक्नोलॉजी रही थी उसके हिसाब से खींच के बनाई गई है। तो कुल मिला के ये बेराट स्थल हैं। इसकी मोटा मोटी खुदाई और आरंभिक अनुमान लगाए जा चुके थे। उसके बाद आज़ादी के बाद और भी हिस्टोरिकल, कल्चरल और रिवॉल्यूशन को जानने के लिए भारत सरकार समय समय पर अन्य विभिन्न प्रकार की वेबसाइट पर फंड एलोकेशन और उत्खनन का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते रही, ताकि संपूर्ण एनालाइज किया जा सके कि वो विश्व की सभ्यता से कितनी पुरानी है, कैसे कनेक्टेड थी, भारत में किस प्रकार से आपसी सभ्यताओं में कनेक्शन था। तो इंटरनेशनल सभ्यताओं और आसपास की सभ्यताओं से तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए 1962-63 में एक और प्रयास किया गया। भारत में 1961 से 1969 के बीच में उत्खनन का एक विशिष्ट प्रयास चला, जिसमें बहुत सारी साइट्स का उत्खनन किया गया। इसी पीरियड में सेकंड लेवल का कालीबंगा का उत्खनन भी हो रहा था, थर्ड लेवल का, और भी बहुत सारे उत्खनन हो रहे थे। तो उसके लिए किन किन व्यक्तियों को चुना गया आज़ादी के बाद पहले लेवल के उत्खनन के लिए, उसको समझते। चूँकि एएसआई में उस समय जो लिमिटेड लोग थे, उसमें अन्य विद्वान कहीं और, जैसे कालीबंगा की उत्खनन चल रहा था तो कुछ विद्वान वहाँ बिजी थे, तो स्पेशलाइजेशन के हिसाब से आर्कियोलॉजिस्ट को लगाया गया। तो उस हिसाब से ये जो डॉक्टर नीलरत्न बनर्जी साहब थे, ये अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ कर आए थे, और वहाँ पर उस समय आर्कियोलॉजिस्ट की सी डेटिंग के हिसाब से जो नए साइंटिफिक टेम्परामेंट के हिसाब से उत्खनन में जो नए साइंस का इन्वॉल्व्ड हुआ था, वो उस चीज़ की पढ़ाई उस समय अमेरिका में ही होती थी। तो इस सभ्यता को दूसरे सभ्यता से कंपेयर करने और आपस में कनेक्शन को जानने के लिए एक साइंटिफिक व्यक्ति की ज़रूरत थी। इसीलिए ये अमेरिका से पढ़े हुए डॉक्टर नीलरत्न बनर्जी साहब को चुना गया। एक तो ये, दूसरा ये कि इनके साथ एक भारतीय व्यक्ति कैलाश नाथ दीक्षित का चुनाव किया गया। ये कैलाश नाथ दीक्षित साहब की फोटो है, जिनको अभी हाल ही में पद्म विभूषण भी मिला था, भारत का सेकंड हाईएस्ट सिविल अवार्ड। ये कैलाश नाथ दीक्षित को, जिसे संक्षिप्त में केन दीक्षित भी बोलते हैं, उनको दयाराम साहनी के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन का एक्सपीरियंस था। उस एक्सपीरियंस को ये यूज़ करना चाह रहे थे, और ये जब तक ये बेरठ का उत्खनन हुआ तब तक ये काफ़ी सीनियर भी हो गए थे अपने इंस्टीट्यूशन में, तो इस वजह से इनका चुनाव किया गया। तो कैप्टन बर्ट 1837 में जुड़ते हैं। उसके बाद 1872 के आसपास कार्लाइल भीमसेन के पहाड़ी की खोज करते हैं, कनिंगम उसकी पुष्टि करते हैं। आज़ादी के पहले एक और प्रयास दयाराम साहनी करते हैं, जो गोल मंदिर की खोज करते हैं। और आज़ादी के बाद पहला मिशन जो यहाँ 1961-62 में, उसमें 2 व्यक्ति जुड़ते हैं, नीलरत्न बनर्जी NR बनर्जी, और दूसरा कैलाश नाथ दीक्षित। यह अमेरिका पढ़े हुए थे, और इनके प्रयासों के कारण इसे पद्म विभूषण दिया गया। तो ये तो थी उत्खननकर्ता से संबंधित संपूर्ण जानकारी। अब इस पे कुछ टिप्पणियां हैं। अब ये जो इतने सारे जो उत्खननकर्ता थे वो बाहर से आए थे। ऐसे में ये जो मैं आगे बात आपको बताऊंगा कि ये शर्मा और पावा वाली किताब कितनी पावरफुल है। इसमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, वो मैंने यहाँ पर डाले हैं कि भाई राजस्थान का एक व्यक्ति है जो राजस्थान के पूर्व पुरातत्व निदेशक थे, डॉक्टर सत्यप्रकाश,
उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि आज़ादी के बाद मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो 2 स्थल पाकिस्तान में चले गए। उसके बाद जो कमी है उसको पूरी कर दिया है बेराट के उत्खनन के बाद, यानी कि वो लॉस है उनको भरपाई करने जितना योगदान इतनी महत्वपूर्ण है बेराट सभ्यता। फिर उन्होंने कहा कि यह सभ्यता लगभग 6 लाख ईसा पूर्व यानी कि पूरा पाषाण के काल तक जाती है, बहुत डेप्थ है इसमें। इस तरीके की बात के अब इस समझ के आधार पर यह सवाल करने का प्रयास करते हैं। दयाराम साहनी, नीलरत्न बनर्जी और कैलाश दीक्षित के सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका में रहे। अब ये जो 2023 की हाल ही की फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में है, वे तो यहाँ इनका सबका स्पष्ट रूप से लिखा है। ये रहे कैलाश दीक्षित साहब, ये रहे नीलरत्न बनर्जी और ये रहे दयाराम साहनी। फ़ोटो दी हुई है 2 की, तो एक अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी अपन देखते हैं कि अन्य विकल्पों के बारे में क्या क्या है। आहड़ के बारे में मैंने आपको बताया कि उसके उत्खनन का कार्य 1953 में किया गया। तो जब उत्खनन किया गया तो वहाँ मेवाड़ में ही अवेलेबल टैलेंट थे जो महाराणा भूपाल सिंह के पहले के कार्यकाल में स्किल्ड पुरातत्व से संबंधित स्किल प्राप्त कर चुके थे। उनका नाम था अक्षय कीर्ति व्यास। फिर इनके लिमिटेड स्टडी के लेवल और उसको आगे के उत्खनन के स्तर को जानने के लिए 1956 में सेकंड लेवल का उत्खनन होता है और उस उत्खनन का हेड करते हैं R से अग्रवाल साहब, रतन चंद्र अग्रवाल। लेकिन उसके बावजूद भी इसकी डेट और अन्य संस्कृतियों से तुलना और चालकोलिथिक साइट की फंडामेंटल को साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लोर करने के लिए तीसरे लेवल की 1961 के आसपास वापस से उत्खनन करते हैं और उसका नाम था SD सांकड़िया। तो इस तरह की समझ होने के बाद ये कहा जा सकता है कि आहड़ तो नहीं है। तो अब देखते हैं कि भाई ये गिल्लुंड राजसमंद वाली इसका उत्खननकर्ता कौन था। एसी कॉम्प्लेक्स में शामिल थी। अपन ने देखा कि इसका उत्खननकर्ता बी लाल था। आगे देखेंगे ये सभ्यता भी आई नहीं 1957-58 के आसपास। और ये जो बागोर वाली है भीलवाड़ा, इसके उत्खननकर्ता थे वीरेंद्र नाथ मिश्र। कुल मिला के बात इतनी है कि ये जो नाम स्पष्ट यहाँ लिखे हुए हैं उसके उत्खननकर्ता बेराट में ये तीनों व्यक्ति ही थे। उत्खननकर्ता देखने के बाद अपन देखेंगे कि भाई इस साइट का मैंने पहले कहा था हिस्टोरिकल एवोल्यूशन बहुत पहले से ही है। पूरा पाषाण मध्य पाषाण से होते हुए वैदिक काल में भी इसका उल्लेख है। फिर वैदिक काल में जब स्टेट अस्तित्व में आया, राज्य अस्तित्व में आया, तो उसके बाद जनपद बने, जनपद और शक्तिशाली हुए तो महाजनपद बने। इस महाजनपद में एक राज्य था मत्स्य। तो हिस्टोरियन इस चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं कि बेराट में जो कि मत्स्य की राजधानी थी उसमें क्या क्या प्रमाण मत्स्य से संबंधित मिले हैं। 2 तरीके के उल्लेख मिलते हैं। एक तो है कि साहित्य के अंदर क्या क्या उल्लेख है बेराट के बारे में, और फिर इस लिखी हुई चीज़ को अवशेषों के रूप में प्राप्त होने के बाद उसको वैधता मिलने के लिए पुरातात्विक रूप से क्या क्या मिला है। तो इस वाले टॉपिक में अपन यह देखेंगे कि मत्स्य जो महाजनपद था इसके बारे में कौन कौन से टेक्स्ट में इसका उल्लेख मिलता है। एक दूसरी चीज़ है कि जो टेक्स्ट में लिखा है उसको पुरातात्विक रूप से वास्तविक स्तर पर स्थल को खोदने पर क्या क्या चीज़ें इस बात की पुष्टि करती है कि लिखी गई है वो सही है कि नहीं है। हम पहले बता चुके हैं कि इस मत्स्य जनपद की राजधानी बेराट थी, जिसकी अवस्थिति जयपुर नगर से 52 मील दूर जयपुर अलवर मार्ग पर अवस्थित है। ये लाइन शर्मा एंड पवा में लिखी गई थी, इसलिए मैंने इसको निकाला है। नीचे मैं बताऊंगा कि कैसे शर्मा एंड पवा में से कोई कॉमा भी चेंज नहीं करके सवाल बनाते हैं ये लोग। इस मत्स्य संघ का संस्थापक था मत्स्य एकदम
वर्बेटिम रूप से मैच हो रहा है तो याद करने की जरूरत नहीं है। मत्स्य संघ का संस्थापक मत्स्यल था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में है। कैसे? मछली पकड़ने से संबंधित उद्योग के कारण। तो मछली जो पकड़ता था इसलिए उसका नाम मत्स्यल पड़ा और मत्स्यल के नाम पे मत्स्य राज्य बना। तो ये इंटरकनेक्टेड है। उसके बाद देखते हैं कि भाई ऋग्वेद में संबंध कैसे। अब ये इतना हिस्टोरिकली अंडरस्टैंडिंग या महत्वपूर्ण क्यों है कि कोई चीज़ का कहाँ उल्लेख है तो इसका क्या मतलब है, हिस्टोरियन ऐसा क्यों करते हैं। ऋग्वेद में मत्स्य संघ का उल्लेख होने के दो इम्प्लीकेशंस हैं। पहला इम्प्लीकेशन ये है कि ये बात पुष्ट होती है कि जो साहित्य में लिखा है एक। दूसरी चीज़ ये है कि इस चीज़ को दर्शाया जाएगा कि मत्स्य संघ के टेक्स्ट के रूप में कितने पुराने अवशेष है। इस हिसाब से ये अंदाज़ा लगाया गया कि जो रियल कल्चरल साइट है वो हिस्टोरिकली कितनी पुरानी है, कितने पुराने ढंग से इवोल्व करके बनी है। आज की संस्कृति में उस इवोल्यूशन के कौन कौन से एलिमेंट कंटिन्यू कर गए हैं, और फिर अल्टीमेटली ये दर्शाना कि भाई हमारी संस्कृति है वो बहुत पुरानी है, हम लोगों ने बहुत पुराना डेवलपमेंटल फेज करके आज तक इस मेच्योर्ड फेज में बढ़े हैं। तो इस चीज़ को पुष्ट करने के लिए ये हिस्टोरियन ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रखते हैं कि इसका ऋग्वेद के अंदर उल्लेख है। फिर ऋग्वेद में भी दो स्पेसिफिक जगह हैं जिसमें इसका उल्लेख है। एक है कौशितकी उपनिषद, एक है ब्राह्मण। अब अपन ये समझते हैं कि ये तीनों चीज़ों को समझते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें होती है। वेद, फिर उससे उपनिषद किस प्रकार से जुड़े हैं, और ब्राह्मण किस प्रकार से जुड़े हैं, इनमें क्या क्या साहित्यिक जानकारी है, इन तीनों में डिफ्रेंशिएट क्या है। सबसे पहले ये जानकारी है कि वेद वो चीज़ है जो टेक्स्ट के रूप में सबसे पहले लिखे गए, जो वैदिक जानकारी के फंडामेंटल सोर्स है, जिसमें ओरिजिनल टेक्स्ट है। कहा जाता है जिसे भगवान ने लिखा है वो है वेद। तो ये वेद हो गए फंडामेंटल। फिर वेद लिखने के बाद जो आगे के काल में ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं लिखे गए, इसी वेदों को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग साहित्यिक वर्तियाँ लिखी गई। उनमें से उपनिषद उसका प्रतिनिधित्व करता है जो वेदों की दार्शनिक व्याख्या करता है। उदाहरण के लिए यदि मान लो कि वेद में ऐसा लिखा है कि जीवन शक्ति यानी कि जो प्राण है, मान लो कि प्राण के बारे में, जो जीवन शक्ति है इसके बारे में कुछ कहा गया, तो फिर उसको उपनिषद इस प्रकार से एक्सप्लेन करता है कि प्राण ही ब्रह्म है, यानी कि जीवन ही ब्रह्म है, खुद ही ब्रह्म हो। फिर ये आगे जाके शंकरदेव की उपनिषद की और एक्सप्लेनेशन में आगे जाके ये जुड़ जाता है कि अहम ब्रह्मास्मि, को तुम स्वयं ही ब्रह्म हो। तो उपनिषद वेदों के उस हिस्से को प्रतिनिधित्व करते हैं जो दार्शनिक व्याख्या से जुड़ा हुआ हो। दार्शनिक, प्रत्येक वेद से कोई न कोई उपनिषद जुड़ा हुआ है, और ऋग्वेद से जुड़ा हुआ उपनिषदों में से एक है कौशितकी। चूँकि ऋग्वेद सबसे पुराना है, उससे जुड़े हुए उपनिषदों में कौशितकी उपनिषद सबसे पुराना है। तो क्या चीज़ हो गई, वेदों के दार्शनिक भाग कौशितकी उपनिषद, चूँकि वेद सबसे पुराना है, और ऋग्वेद से जुड़े हुए सबसे पुराने वेद से सबसे पुराना जुड़ा हुआ उपनिषद कौशितकी है, उसमें मत्स्य जनपद का उल्लेख है। तीनों चीज़ें क्लियर। अब देखते हैं ब्राह्मण क्या है। वेद ओरिजिनल टेक्स्ट हो गए, ये इधर दार्शनिक व्याख्या हो गई। ये ब्राह्मण जो चीज़ है वो उपनिषदों के बाद ये कर्मकांडीय व्याख्या है। कर्मकांडीय मतलब इनको लगता है कि जैसे उपनिषद क्या कहते हैं, यदि किसी व्यक्ति को जीवन का उद्देश्य खोजना है तो ये कहेंगे कि भाई आप ध्यान लगाओ या अपनी तृष्णा कम करो। ये एक तरह के लॉजिकल और साइंटिफिक बात करेंगे। कर्मकांड कहेंगे कि आप यज्ञ कराओ, ये फलाना भगवान की पूजा करो। तो इस प्रकार से जो कर्मकांड यज्ञ से संबंधित मामले हैं उसका उल्लेख ब्राह्मण में किया गया। अब जिस प्रकार से प्रत्येक वेद से ब्राह्मण जुड़े हुए हैं, उसी उपनिषद जुड़े हुए हैं, उसी प्रकार से वेदों से ब्राह्मण भी जुड़े हुए हैं। तो ये कर्मकांड ये वेदों का प्रतिनिधित्व करते हैं,
यहाँ जो गोपद ब्राह्मण लिखा गया है वो अथर्ववेद के एकमात्र उपलब्ध ब्राह्मण का भाग है। यहाँ पर जो लिखा गया कौशितकी उपनिषद वो ऋग्वेद का उपनिषद है, और यहाँ जो लिखा गया गोपद ब्राह्मण वो ऋग्वेद का ब्राह्मण नहीं, अथर्ववेद का ब्राह्मण है। अथर्ववेद से जुड़े हुए ब्राह्मण गोपद ब्राह्मण, जिसमें कर्मकांडीय मूल्य हैं। और चूंकि कौशितकी उपनिषद ऋग्वेद से जुड़ा हुआ सबसे पहले का उपनिषद है, और ब्राह्मणों में गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद से जुड़े हुए सभी ब्राह्मणों में बाद के काल का है। एक सबसे पहले का उपनिषद है, एक सबसे बाद के गोपद ब्राह्मण है। अथर्ववेद में क्या क्या जानकारी है, बहुत सारी जानकारी है, लेकिन ये आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी वेद को किसी जानकारी के आधार पर जानने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी है कि इसमें रोग उपचार के बारे में और जादू टोना से संबंधित बातें कही गई है। आज के समय में भी यदि हम कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, पीड़े हो जाते हैं, तो उसमें गले के लिए कंठी बनाते हैं वो लकड़ी की वगैरह की उसकी। तो ये वो जो फंडामेंटल्स है वो अपने ऋग में अथर्ववेद से चले आ रहे। जादू टोना झाड़ा वाड़ा लगवाते हैं, यही कंटिन्यूस प्रोसेस है उस सिविलाइजेशन के जो इवॉल्व होता गया, साइंटिफिक टेम्परामेंट आते गए, कुछ चीज़ें उसी में कनेक्ट होती रही, जुड़ती रही, जुड़ी रह गई, जिसमें से एक ये जादू टोना अथर्ववेद में भी चलता था, आज AI के ज़माने में भी चल रहा है। उसके बाद आगे चलते हैं। मत्स्य जनपद का भाई उल्लेख ये मिल गया कि वैदिक काल में, यदि ऋग्वेद का टाइम पीरियड माने तो वो 1500 BC है, यानी कि एक इन्होंने कहा कि 1500 BC के आसपास उल्लेख है। फिर अथर्ववेद को माने तो वो लेटर वैदिक एज का है। इसको यदि अपन 800 BC माने तो दो चीज़ें पुष्ट हो गई कि कौशितकी उपनिषद के माध्यम से 1500 BC में उल्लेख है, उसके बाद गोपद ब्राह्मण में 800 BC के आसपास उल्लेख है। फिर ये आगे बढ़ते आएगी, ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहा कि महाभारत, यदि अपन महाभारत को 500 BC में माने प्रारंभिक काल में, तो फिर इन्होंने कहा कि महाभारत में भी उल्लेख है। महाभारत युद्ध में विराट नरेश पांडवों की ओर से लड़ा था। ये जो विराट नरेश था मत्स्य, ये पांडवों की ओर से लड़ा था, और उसके जो झंडे पर था वो मत्स्य का, नरेश का ध्वज था, जिसमें मत्स्य बना हुआ था झंडे में, जैसे श्रीलंका के झंडे पर शेर बना हुआ है। फिर आगे टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन है कि जब पांडवों को अज्ञातवास दिया गया था तो उसमें से 1 वर्ष इन्होंने यह मत्स्य में बिताया था। तो इवोल्यूशन का प्रोसेस प्रूव होता गया। 1500 BC में उल्लेख कौशितकी ब्राह्मण, 800 BC के आसपास उल्लेख गोपद ब्राह्मण, और 500 BC के आसपास उल्लेख महाभारत में पांडवों की ओर से कौरवों से लड़ने के लिए मत्स्य नरेश खुद पांडवों की सेना में शामिल था। फिर वहाँ पर आगे के काल में उत्खनन किया गया तो उससे बाद में 500 BC के आसपास 600 BC में जो बौद्ध धर्म स्थापित है, उसके बाद बुद्ध की मृत्यु के बाद लगभग 300 BC के आसपास स्तूप बनने लगे। स्तूप तो पहले से ही बन रहे थे, लेकिन बुद्ध काल से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित जो स्तूप बनने लगे उसका उत्खनन भी इन्होंने पाया। इन्होंने 3 टीलों की खुदाई करी है। बीजक की पहाड़ी पहले भी उल्लेख किया जा सकता है। भीम जी की पहाड़ी, ये शायद महाभारत में भीम के नाम पे पड़ा है। बीजक पहाड़ी, भीम पहाड़ी और एक महादेव पहाड़ी डोंगरी। जहाँ भी पहाड़ी के पीछे डोंगरी हैं वो अधिकांशतः जयपुर में ही है, और जयपुर में सबसे महत्वपूर्ण साइट 2 ही है, बैराट और जोधपुरा। बैराट में ये जो तीनों पहाड़ियाँ हैं जिसका उत्खनन हुआ, टीले का उत्खनन किया गया, इन तीनों को याद रखने की ज़रूरत है। अब उसका कोई लॉजिक नहीं, वो पहाड़ी है उसका वो नाम रख दिया गया। आप ये जोड़ सकते हैं कि भाई भीम जी की पहाड़ी, भीम महाभारत से जुड़ा हुआ विराट स्थल था, और वहाँ पर भीम के नाम पर भीम जी की पहाड़ी है। इसी प्रकार से आगे के काल में महादेव से जुड़ा हुआ कोई चीज़ होगा, जिसकी वजह से दूसरी चीज़ याद रखते हैं कि यदि कोई पीछे डूंगरी है तो वो जयपुर में ही रही होगी, और जयपुर में सबसे महत्वपूर्ण साहित है विराट, बीजक की पहाड़ी, भीम जी की पहाड़ी। अब इस आधार पर एक सवाल पूछा गया, बहुत ही सिंपल है कि बैराट से संबंधित कौन से नहीं है। भीम जी की पहाड़ी अपने पढ़ा, बीजक की पहाड़ी पढ़ा, महादेव जी की पहाड़ी पढ़ा, राव जी की नाम की पहाड़ी नहीं है। कुछ चीज़ों में ऑप्शन एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ही सीधा सीधा वहाँ से उठाया गया होता है। फिर हिस्टोरिकल इवोल्यूशन की ये 3 फेज़ के बाद फिर वापस आगे कहते हैं कि भाई 300 BC निकल गया, उसके बाद मौर्य काल निकल गया। मौर्य काल के तो वैसे भी इन्होंने अभिलेख मिल गए, तो ये 200 BC में आ गए। 200 BC के आसपास मानते हैं अपन, तो 100 BC के आसपास मान लो, 100 आ गया। फिर आगे कहते हैं कि आगे के प्रोसेस में भी एविडेंस मिलते हैं। उन्होंने कहा कि जब ये गुप्त काल था 6th सेंचुरी के आसपास, तो इन्होंने वराहमिहिर नाम का एक साइंटिस्ट था खगोलविद, उन्होंने एक वृत्तकथा नाम की किताब लिखी।
कथा इसलिए नाम पड़ा है, इसका संधि विच्छेद इस प्रकार से होता है, वृहद प्लस संहिता। तो इन दोनों का जब संधि विच्छेद होता है तो दे का तय हो जाता है, तो इस हिसाब से बनता है वृहद संहिता। वृहद मतलब बड़ा, संहिता मतलब संकलन। बड़ा इसलिए क्योंकि 100 अध्याय है इसमें। तो उन्होंने कहा कि मध्य जनपद को प्रमुख बताया था इस वराहमिहिर ने, इसलिए 600 AD के आसपास भी इसका उल्लेख मिलता है। और इन सब को एविडेंशियल बीच में भी क्रॉस चेक और अन्य वेरीफाइड फैक्ट से भी वे बताने के लिए उन्होंने कहा कि ये मनुस्मृति भी इस महाजनपद का नाम का उल्लेख करती है उनके ओरिजिनल टेक्स्ट में। मनुस्मृति क्या थी, तो उस समय के आज के सिस्टम को तो संचालित करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल है, उसके बाद पार्लियामेंट्स अलग अलग लॉ बनाती है, उस लॉ के हिसाब से अलग अलग ब्यूरोक्रेसी नियम बनाती हैं, जैसे ट्रैफिक रूल हो गए, IPC CRPC हो गई। तो व्यक्ति को गवर्न करने के लिए कानूनी और एक्ट के माध्यम से गवर्न किया जाता। उस समय कोई सेंट्रलाइज बॉडी नहीं थी, तो कोई ऐसा राइटर होता था जिसके हिसाब से सोसाइटी को चलने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं। तो उस समय मनु फेमस व्यक्ति था जो ये बताता कि सोसाइटी कैसे चलनी चाहिए। हालांकि ये एग्जैक्ट उसी हिसाब से सोसाइटी नहीं चल रही होगी, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा है, ऐसा होना चाहिए। तो 200 BC के आसपास कुल मिला के मौर्य काल से आरंभ होती है। मौर्य काल के आसपास के जो भी ह्यूमन हिस्ट्री में जो भी लीगल तरीके से मूव करने के प्रोसीजर होते थे वो उसमें लिखे गए थे। कुल मिला के एक तो ये स्मृति ग्रंथ है। श्रुति ग्रंथ यानी सुना हुआ नहीं है, स्मृति मतलब याद रखने होंगे, यानी कि लिखी हुई चीज़ है उसको याद रखने टाइप का है। और धर्मशास्त्र का मतलब था उस तरह उस समय कानून की पुस्तक। कानून क्या होंगे, यदि किसी व्यक्ति को तलाक करना है तो उसका प्रोसीजर क्या हो सकता है, कोई व्यक्ति यदि दूसरे वर्ण में शादी करना है तो उसका क्या प्रोसीजर होता है, ये जो सिविल मैटर्स है। फिर यदि कोई आदमी क्या अपराध कर दिया तो उसको क्या सज़ा नहीं। कुल मिला के IPC CRPC टाइप की बुक्स थी ये मनुस्मृति, तो उसमें भी ये लिखा हुआ है। अब इवोल्यूशन के प्रोसेस को देखने के बाद अपन देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें उपलब्ध होती हैं यहाँ पे। तो उसमें उपलब्ध पदार्थ कौन थे। मैंने आपको ये बताया कि ये जयपुर के आसपास ही सीकर है, और सीकर में सभ्यता है गणेश्वर। इस गणेश्वर से तांबे की उपलब्धता, तांबे को इंपोर्ट किया जाता था बेराट को। चूँकि एक्सेस आसान था, नज़दीक था, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम था, इसलिए यहाँ तांबे की वस्तुएं मिली हैं। फिर जब यहाँ तांबा मिल गया तो फिर मुग़लों ने भी देखा कि भाई ये वेल सेटल्ड शहर है, यहाँ पे ट्रेड भी होता है और यहाँ पर मॉनेटरी सिस्टम और इकोनॉमी को बेस देने के लिए टकसाल की ज़रूरत भी है। तो तांबे की उपलब्धता, इकोनॉमिक बेस की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इन्होंने यहाँ टकसाल की स्थापना भी करती थी तांबे से संबंधित। फिर चूँकि आज भी अजमेर जयपुर का काला संगमरमर, जिसे बेंसलाना में मिलने वाला काला संगमरमर के नाम से जानते हैं, आज भी फेमस है। तो वो बहुत पुरातन काल से ही निकल रहा था। तो उस बेंसलाना वाले काले संगमरमर से पहले मूर्तिकला का केंद्र भी था, उसके एविडेंस भी वहाँ मिले हैं। जैन मंदिर वहाँ मिला है एविडेंस के रूप में, आज भी वहाँ अवशेष के रूप में बचा हुआ है। उसमें भी जो मूर्तिकला मंदिर बना हुआ है उसमें उसकी छाप है बेंसलाना के संगमरमर की। तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यदि तांबा मिल रहा होगा तो मुग़लों की टकसाल भी थी। थोड़ा ये आइडिया लगाना ज़रूरी है कि और ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। फिर बेंसलाना का वहाँ संगमरमर मिल रहा है, तो ये याद रखना है कि मूर्तिकला का सेंटर था। हो सकता है जहाँ पत्थर ज़रूरी नहीं है वहाँ अन्य परिस्थितियाँ भी उपयोगी होनी चाहिए, ताकि ये स्थापित किया जा सके कि पत्थर की उपलब्धता और मूर्तिकला दोनों एक ही जगह। पत्थर उपलब्ध हो सकते हैं लेकिन वहाँ कलाकार नहीं हो रहे होंगे, इकोनॉमी सस्टेन नहीं कर रही होगी, वहाँ जो मूर्ति बनाई जा रही है उनको कोई खरीदने वाला भी तो होना चाहिए। फिर जो सेंट्रलाइज राजा है वो उस चीज़ का प्रोत्साहन भी तो देना चाहिए कि कोई मूर्ति कलाकार मूर्ति बनाए। लेकिन जहाँ पत्थर उपलब्ध हो और वहाँ मूर्तिकला बनाने जैसे अन्य फैक्टर काम कर रहे हो, तो वो मूर्तिकला उसी पत्थर को ज़्यादातर कारण है कि वे उसी में बनी होगी। तो यदि ये सवाल आता है कि कौन सा पत्थर था, बेंसलाना किस प्रकार से काले, क्योंकि वहाँ ऐसा ही पत्थर मिलता था। उसके बाद ये है कि
पुराने समय में इस बात का, जब राजाओं को इस तरीके से जज किया जाता है कि उनका सोशलाइजेशन, लोगों का भला करने में कितना योगदान था, तो उस समय एक चीज़ का ये भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि फलाना राजा ने इस तरीके की इस विशेष धर्म को, इस विशिष्ट गुफा का भिक्षुओं को दान दिया। तो उस हिसाब से फिर दूसरी चीज़ ये है कि जो गुफाओं में आर्ट थे उसको एक हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट से देखते हैं कि कैसे डेवलपमेंट हुआ। पहले वाली गुफाएं कैसे दी जाती थी, वो एकदम बिल्कुल बेरुखी थी। फिर जो आगे गुफाएं बनाने जगह उसको वापस काट छाट के साफ किया, शानदार किया जाने लगा। उसके बाद जो आगे के काल में जो गुफाएं आई उसको और बेहतर बनाया गया। तो इस तरीके की जो जानकारी है, तो गुफा कल्चर से संबंधित सभ्यता का जो केंद्र था वो यहाँ भी पनपा था। इसका भी हिस्टोरियन प्रमाण करते हैं। एक तीसरी चीज़ ये है कि मौर्य काल में जब गुफा दान दी जाने लगी, उससे पहले भी जो आदि मानव रहते थे उनके पास यदि घर नहीं था तो वो शेल्टर के रूप में इस शैल प्रस्तर कला को आश्रय, मतलब गुफाओं को आश्रय के रूप में यूज़ करते थे। तो गुफा के आसपास जो रहने वाली कल्चर का विकास होता था। तो हिस्टोरियन जानने की कोशिश करते हैं कि जो गुफा में रहने वाला मानव था वो किस प्रकार से रहता था, उसका कल्चरल आइडेंटिटी क्या थी, इकोनॉमिकल इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो ये जो गुफा प्रस्तर कला मिले हैं उससे कुछ विद्वान कहते हैं कि भाई ये जो आज का नहीं है, जो ये पूरे पैन भारत इंडिया लेवल पे गुफा कल्चर का जो बहुत पुराना ट्रेंड था, जहाँ पर मानव मकान बनाने से पहले रहता था, वो लगभग 1.5 लाख साल पहले, और 4000 मतलब मध्य पाषाण तक आता है, ये वहाँ तक जाता है ये। तो कुल मिला के ये शैल प्रस्तर कला सभ्यता केंद्र का उत्खनन करने के बाद इन्होंने ये साबित कर दिया कि ये जो सभ्यता है वो पूरा पाषाण काल से चली हुई आ रही है। पूरा पाषाण में यहाँ मानव रहते थे। उसके बाद फिर आगे बढ़े मध्य पाषाण काल और विकास हुआ। फिर नव पाषाण में इन्होंने खेती करी। फिर ताम्र पाषाण के भी उपकरण मिले। फिर उन्होंने कहा कि वैदिक काल के तो उल्लेख ही हैं। फिर इन्होंने कहा कि भाई मौर्य काल के तो साफ साफ उल्लेख मिलते हैं, अभिलेख बाबरू का। फिर उन्होंने कहा कि वराहमिहिर तो गुप्त काल का भी। तो ये जो हिस्टोरिकल साइट हैं वो एक बहुत ही लंबे कल्चरल प्रोसेस का हिस्सा है। फिर ये जो पत्थर की कुल्हाड़ी मिली यहाँ M.R. पांडे, फिर उन्होंने ये जो अंदाज़ा था इसको और पुख्ता कर दिया कि ये पूरा पाषाण काल का औजार है। तो ये यहाँ से एवोल्यूशन प्रोसेस को ये कुल्हाड़ी ने पुष्ट कर दिया फैक्चुअल रूप से। ये मुद्दा होने के बाद फिर आगे देखते हैं कि भाई ये सेल कल्चर है जो, इसमें पेंटिंग वगैरह इसकी डेप्थ कहाँ तक जाती है। इस सेल कल्चर को एक्सप्लेन करते समय हिस्टोरियन कहते हैं कि भाई जब पहले के दौर में पूरा पाषाण काल के दौरान ये जो गुफाएं वो शेल्टर के रूप में यूज़ होती थी, वो आगे जाके मौर्य काल में जब भिक्षु लोग जब सांसारिक जीवन त्याग कर इन गुफाओं में रहते थे, तो ये लोग मौर्य राजा भिक्षुओं को गुफाएं दान में देते थे। फिर कुछ मौर्य राजा आगे चलकर इनको ढंग से डेकोरेट और आर्टिफिशियली जो उपलब्ध उस समय की कला थी उसको डिपिक्ट करने का प्रयास किया, उसकी फिनिशिंग बेटर करने का प्रयास किया। तो हिस्टोरियन कहते हैं कि ये गुफा कल्चर सिर्फ पूरा पाषाण और मध्य पाषाण काल से ही जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि मौर्य काल में जो भिक्षु का निवास स्थान था उससे भी जुड़ा हुआ है। और फिर आगे के लेवल पर एक्सप्लेनेशन और खोज चलती रही। फिर पूरा पाषाण मध्य पाषाण कालीन गुफा कल्चर को और अधिक पुख्ता करने के लिए फिर इन्होंने कहा कि ये जो गुफा बनी हुई है बीजक की पहाड़ी में गुफा बनी हुई है, उसमें ये स्वास्तिक या जो अपन साटिया बनाते हैं ये पूरा पाषाण काल का है। ये मतलब ये जो एविडेंस मिला है स्वास्तिक, ये सेल कल्चर का, ये सेल कल्चर लगभग
ये यहाँ जो कह रहा है लगभग 20 लाख साल, मतलब कम से कम जो मोटा मोटी है वो 1.5 लाख वर्ष पुराना पूरा पाषाण काल, वहाँ से चल के आज तक ये स्वास्तिक चला रहा है। फिर उन्होंने कहा कि ये हिरण और चीता के चित्र भी वहाँ मिले हैं, जो लाल शाही के जो जो भी मिटे कटे अवशेष मिले उसके अंदाज से ये हिस्टोरियन अंदाज लगाते हैं कि भाई स्वास्तिक के साथ हिरण और चीता के भी चित्र थे, जो लगभग 50,000 साल पुराने। 50,000 साल वो हो गए और ईस्वी सन के बाद 20,000 साल ये हो गए 2000। तो इतनी पुरानी ये कल्चर है। पूरा पाषाण काल को मोटा मोटी 20 लाख वर्ष से लास्ट में 10,000 साल तक मानते हैं। अन्य पशु क्या क्या थे? हिरण थी, चीता था, हाथी था, चीता पहले आ चुका है, शुतुरमुर्ग भी था, जंगली सांड का भी चित्र में मिला। अब सवाल देखते हैं किस हिसाब से क्या ये सवाल किया जा सकता है कि किस पुरावशेष पर चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। चित्रित शिलाश्रय, पेंटेड रॉक शेल्टर। देखो, रॉक गुफा है, शेल्टर का मतलब वहाँ रहने के लिए मकान के रूप में यूज होते थे, और पेंटिंग का मतलब एक लंबे समय पहराव गए लोगों ने अपने मन की भावनाओं का व्यक्त करने के लिए वहाँ पेंटिंग की गई, यानी कि घर को सजाया गया कल्चरल प्रोसेस के रूप में। ये कहाँ मिली है? पहला विकल्प है बेराट, दूसरा है कालीबंगा, तीसरा है आड़, चौथा है बनावली। अब इसको एक्सप्लेन देखते हैं। यदि कालीबंगा को देखें तो चित्रित शिलाश्रय मैंने कहा था कि शेल्टर के रूप में यूज करने के लिए मध्य पाषाण काल या नवपाषाण काल में, जब आदि मानव के पास मकान बनाने का औजार, प्रस्तर, तकनीक और समझ नहीं थी, तो उस समय वो इन गुफाओं का यूज़ रहने के लिए करते थे, यानी कि मकान बनने से पहले का प्रोसेस है, यानी कि ये मध्यकाल की बात कर रहे हैं। भीमबेटका भी मध्यकाल में ही खोजा गया। तो क्या कालीबंगा मध्यकाल में था? मध्यकाल में देखते हैं। कुल मिला के रॉक शेल्टर का मतलब है मध्यकाल। क्या कालीबंगा मध्यकाल में था? हमें पराक हड़प्पा से पहले के अवशेष नहीं मिलते हैं, इसका मतलब ये उत्तर नहीं हो सकता। क्या आहड़ हो सकता है? 2800 BC के आसपास, मैक्सिमम 5000 BC, जबकि ये तो 50,000 के आसपास जाता है, तो ये भी संभव नहीं है। बनावली में भी पराक हड़प्पा से बाद के अवशेष नहीं है। तो इस हिसाब से तीनों गलत हो जाते हैं। और बेराट में तो अपन ने देखा ही है कि ये